Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। एक बेबस बुजुर्ग महिला, आंखों में आंसू, 1.5 लाख का कर्ज और बुढ़ापे में छीन लिया गया इकलौता सहारा, उनका आशियाना। दर्द के आंसू लिए और दिल में अपना घर छिन जाने की बेचैनी लिए एक बुजुर्ग माँ की कहानी सुनकर आपका भी कलेजा फट जाए। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तो प्रशासन का भी दिल पसीज गया। चले जानते हैं पूरा मामला कि कर्ज के नाम पर किस तरह बुढ़ापे की लाठी छीनने वाले बेगैरत माफिया से एक जिलाधिकारी ने छुड़ाया एक बूढ़ी माँ का घर। यकीन मानिए, गाजियाबाद की कहानी आपका दिल तोड़कर रख देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रताप विहार की रहने वाली चंचल देवी के लिए जिंदगी तब दुश्वार हो गई जब महज 1.5 लाख रुपए के कर्ज के बदले भू माफियाओं ने उनके बुढ़ापे का इकलौता आशियाना छीन लिया। वो छत जो पति के जाने के बाद उनका एकमात्र सहारा थी। पीड़िता का आरोप था कि उसने ताज मोहम्मद नाम के एक शख्स से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले उसने अपने घर के मूल कागज गिरवी रख दिए थे। बाद में ताज मोहम्मद ने बेईमानी कर उधार की कीमत बढ़ाकर 7 लाख कर दी। इतनी बड़ी रकम न देने की वजह से उस माफिया ने महिला के घर पर कब्जा कर लिया और उस घर को मोमिन नाम के एक शख्स को बेच दिया। पाई पाई के लिए मोहताज इस माँ की सुनने वाला अब कोई नहीं था, सिवाय उस उम्मीद और योगी आदित्यनाथ के न्याय तंत्र के। बीते 29 मई को चंचल देवी हिम्मत जुटाकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के जनता दरबार में पहुंची। रोती हुई माँ की इस सिसकी को डीएम ने न सिर्फ सुना बल्कि महसूस भी किया। क्योंकि मामला भूमाफिया से जुड़ा था, इसीलिए जिलाधिकारी ने बिना एक पल गंवाए उप जिलाधिकारी सदर और पुलिस की एक संयुक्त टीम को जांच के लिए तुरंत आदेश दे दिए। मेरे मकान पर ताज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ने अवैध कब्जा कर लिया था। इस हेतु मैंने जो है शिकायत डीएम जी के यहाँ पर की थी। उन्होंने मेरी शिकायत के लिए तुरंत कार्रवाई करी और मेरे को सहयोग देते हुए मेरे मकान का कब्जा दिलवाया। मैं हार्दिक दिल से उनका धन्यवाद प्रशासन के लिए प्रशासन का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। और प्रशासन ने मेरी बहुत जल्दी से ही मेरी बहुत मदद की है। मैं इसलिए तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह का, जिलाधिकारी, बाकी सब टीम का हार्दिक धन्यवाद करती। जांच हुई तो परतें खुलती चली गईं। जो आरोप महिला ने ताज मोहम्मद पर लगाए थे सब सही साबित हुए। साथ ही जांच में पता चला कि जिस ताज मोहम्मद ने इस मजबूरी का फायदा उठाया था, उसका इतिहास ही काले कारनामों से भरा है और वो पहले भी अपने इन्हीं कारनामों के चलते जेल की हवा खा चुका है। फिर आया सोमवार का वो दिन जब इंसाफ ने अपनी रफ्तार पकड़ी। महज 3 दिन के अंदर खुद जिलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। माफियाओं के हौसले पस्त हो चुके थे। देखते ही देखते उस मकान को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया। जब जिलाधिकारी ने अपने हाथों से उस घर की चाबी बुजुर्ग चंचल देवी को सौंपी तो मां की आंखों से बहते आंसू अब बेबसी के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। चंचल देवी ने रोते हुए कहा कि अब उन्हें न्याय मिल गया है। वो जीते जी प्रशासन के इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगी। जिलाधिकारी ने भी 2 टूक शब्दों में भूमाफियाओं को चेतावनी दे दी है कि गरीबों और कमजोरों का शोषण करने वालों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें हैं। जनता दर्शन के दौरान जो चंचल जी हैं, ये मुझसे मिली थी, पीछे खड़ी है। तो इनका ये कहना था कि ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने और मोमिन नाम के व्यक्ति ने इनको ताज मोहम्मद ने 1.5 लाख रुपए इन्होंने उधार लिया था और 10% की ब्याज दर पे, मासिक ब्याज दर पे पैसा दिया और उसके बाद में उस पर बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा के बता दिया। मोमिन नाम के व्यक्ति को मौखिक रूप से मकान उसने बेचने की बात की और इनके मकान पे कब्जा करा दिया। तो उसको लेकर ये मुझसे मिली थी। जब हमने उसमें जांच पड़ताल कराई स्थानीय जो हमारे एसडीएम सदर के माध्यम से और जो थाना प्रभारी हैं और यहाँ के एसीपीओ के माध्यम से, तो उसमें निकल के आया कि ताज मोहम्मद उसके खिलाफ मसूरी में भी केस विद्यमान है। अभी वो जेल जाकर आया है और ये 420 का केस है। तो फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है और इन पे दबाव बना के इनकी जो प्रॉपर्टी लगभग 30 से 35 लाख रुपए की है, उस पे एक दूसरे व्यक्ति को बेच के कब्जा करा दिया और इनको बदले में एक जमीन का वादा किया जो एलएमसी की जमीन थी। जिस प्रकार से फ्रॉड हुआ था उसको लेकर ये मुझसे मिली थी। आज हमने 2 दिन में निर्णय लिया जांच के बाद में कि इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। आज
जो मोमिन नामक व्यक्ति था, ताज मोहम्मद था, दोनों यहाँ से चले गए हैं। दोनों को समझा दिया गया था और इन महिला को वापस उनका कब्जा दिला दिया गया है। सर पूरी प्रक्रिया किस तरह की है? देखिए, जो जांच हुई थी तो उस दौरान ही तथ्य समझ में आ गया था। पूरे कागज इनके नाम पे हैं, ये प्रॉपर्टी इनकी है और एक तरीके से जालसाजी इनके साथ की गई थी। तो ये आवश्यकता माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, इस प्रकार के जो भी प्रकरण सामने आते हैं गरीब को न्याय मिलना चाहिए और इनके साथ जो अन्याय हुआ था तो हम लोगों ने आज प्रयास किया कि इनको न्याय मिल जाए। ये यहाँ पे अपने घर में वापस आ गई और बहुत खुश है। वो कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो सर जो लोग जिन्होंने कब्जा किया था उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी सर? मोमिन नामक व्यक्ति को चूंकि ताज मोहम्मद ने ये मौखिक रूप से प्लाट बेचा था तो उसने स्वीकार कर लिया है और चूंकि उनसे इनका डायरेक्ट संबंध नहीं था, ताज मोहम्मद ने इनके साथ फ्रॉड किया है और सूदखोर के रूप में उनका कोई लाइसेंस भी नहीं है, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। एक बूढ़ी महिला को डीएम ने न सिर्फ उनके घर की चाबियां सौंपी बल्कि साथ में सौंपा वो भरोसा जो चंचल देवी ने प्रशासन पर जताया था। अपना आशियाना पाकर उन बूढ़ी पथराई आंखों में अगर कुछ दिख रहा था तो वो था सिर्फ और सिर्फ दुआओं का वो सैलाब जो जिलाधिकारी के लिए उमड़ा था। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया तो मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।